हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथमेनिया में स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक देखने के बाद आपको यह मान के चलिए कि टॉपिक समझ में आएगा ही। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। कक्षा 10 का गणित हम पढ़ रहे हैं, इसमें वास्तविक संख्याएं चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है। आज ये 6वां भाग होगा और इसमें हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड परीक्षा का सबसे पसंदीदा सवाल है ये। हर बार हर साल बोर्ड में यह पूछता ही पूछता है। अलग अलग तरह से आपको पूछ सकता है। कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कह देगा सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर साल पूछता है और आज के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपने ये सेशन अच्छी तरह से देख लिया, इसको समझ लिया, तो इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में आपको आगे समस्या नहीं होगी। बस आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। तो चलिए सिद्ध करते हैं। कह सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए कि ये वाला शब्द जो है अपरिमेय और परिमेय, तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं को पढ़ा जाता है। शुरू के ही पहले ही क्लास में हमने इसमें बताया हुआ है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो पहले समझ लीजिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट इसका आंसर आएगा। तो यह अपरिमेय ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अब इसी के विपरीत अगर कहें कि अपरिमेय संख्या क्या है, तो ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 7 हो गया, ये संख्या जो है आपकी अपरिमेय संख्या है। तो इसी बेस पर आधारित क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करते हैं इसको। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको पहले मानना पड़ेगा, मानिए कि माना है, इसका उल्टा मानिए कि माना कड़ी में 5 जो है एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 5 जो है वो परिमेय संख्या है। अच्छा, कड़ी में 5 अगर परिमेय संख्या होगी तो अभी हमने बताया कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो परिमेय कड़ी में 5 अगर परिमेय संख्या है तो ये हो सकता है आपका कड़ी में 5 बराबर हो सकता है p/q। मतलब कड़ी में 5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या हमने माना हुआ है। जहां पर कंडीशन क्या है, जहां q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। और एक शर्त और है यहाँ पर, और p तथा q जो है, q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। p तथा q जो है वो आपकी सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या, अब इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये वाला शब्द आप अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो यह मान के चलिए कि इस प्रकार के सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगा। सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसका HCF महत्तम समापवर्तक जो है 1 हो, ऐसी संख्या जिसका HCF 1 होता है वो संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 और 5 हमने लिख दिया, ये दोनों संख्या जो है सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों का जो HCF होगा वो 1 होगा। जैसे हमने लिख दिया 5 और 7, ये भी सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका HCF जो होगा वो 1 होगा। तो ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो वो संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। इसी तरह से P और Q जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, P तथा Q सहअभाज्य
संख्या। इस लाइन को आप याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद से अगर कड़ी में 5 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू को इधर लाइए तो हो जाएगा कड़ी में 5 क्यू बराबर पी। अब क्या कीजिए, इन दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, यहां से कड़ी को हटाइए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आप दोनों पक्षों का वर्ग कीजिएगा तो ये हो जाएगा कड़ी में 5 क्यू का वर्ग, सॉरी कड़ी में 5 क्यू का वर्ग बराबर पी का वर्ग। सॉल्व कीजिए इसको, तो ये तो 5 कड़ी में 5 है तो कड़ी हट जाएगा, सिर्फ 5 और क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर आ जाएगा। 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर आपका आ गया। इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटे 5। पी स्क्वायर बटे 5 का मतलब क्या हुआ, ये जो 5 है यह पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो 5 है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने लिख दिया 10 बटे 5, या फिर इसका वर्ग ही लिख लीजिए, हमने लिख लिया 10 का स्क्वायर बटे 5। इसका मतलब है कि जो 5 है 10 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। देखिए 10 का स्क्वायर 100, 100 बटे 5 20 बार में काट देगा, तो इसका मतलब हुआ कि जो 5 है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्या होगा कि ये 5 पी को भी विभाजित करेगा। अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तब भी विभाजित करेगा। कैसे करेगा, इसी को देखिए। जैसे 10 बट्टा 5 का स्क्वायर हमने किया था, 10 का स्क्वायर बटे 5 किया था, तो इसका स्क्वायर आया 100 बटे 5 यानी 20। तो अगर यह स्क्वायर नहीं होता तब भी 10 बटे 5 होता, तब भी इस 10 को 5 विभाजित कर देता 2 बार में। तो इसीलिए अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। तो लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए क्योंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। अब क्या कर लीजिए, अगर 5 पी को भी विभाजित करेगा तो क्या हो जाएगा, अब यहां से देखिए इस वाले ऊपर वाली लाइन से 5 अगर पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसलिए मान लीजिए कि माना P बराबर 5C, जहां C जो है C एक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझ लीजिए। हमने P बराबर 5C क्यों माना हुआ है, क्योंकि P बराबर 5C मानने का मतलब, यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। जैसे 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर जो है पी स्क्वायर बटे 5 हो गया है। तो 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 जो है पी को भी विभाजित करेगा। तो अगर हमने P बराबर मान लीजिए 5C मान लिया, P बराबर हमने 5C मान लिया। क्यों माना, क्योंकि अगर हम P की जगह पर 5C रखेंगे तब भी यह इसको विभाजित करेगा। जहां पर C क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक होने का मतलब ये जो C का मान है ना, C का जो मान है वो 1 2 3 4 5 0 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, अब जहां तक रखिए रखा जा सकता है C का मान। और उसमें ये 5, इन सभी मानों में 5 जो है पहले से ही, जैसे 5C है, इन C के किसी भी मान के लिए 5 जो है एक इसका गुणांक है। C में 5 का गुणांक अवश्य रहेगा, C में 5 का गुणांक अवश्य रहेगा, तभी तो 5 जो है इस P को विभाजित कर रहा है, इसीलिए तो हमने 5C माना हुआ है।
P बराबर 5C हमने इसीलिए माना हुआ है क्योंकि यह 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसका जो गुणांक है एक 5 जरूर है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर 20 जो है, सॉरी 5 जो है 20 को विभाजित कर रहा है, 5 अगर 20 को विभाजित कर रहा है तो 20 का फैक्टर बनाइएगा तो 2 दूनी 4 5 20, देखिए 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो भी इसका फैक्टर बनेगा उसमें कहीं ना कहीं 5 आपका जरूर आएगा, जो भी इसका फैक्टर बनेगा वो 5 जरूर आएगा। इसीलिए हमने P बराबर 5C मान लिया है, क्योंकि 5C होगा तभी ये 5 जो है P स्क्वायर या P को विभाजित करेगा। चलिए इसके बाद से आगे लगाते हैं। अब इसको क्या कीजिए, ये वाला जो है इधर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब क्या कीजिए, ये जो आपने P का मान 5C रखा है इसको उठा के इस वाले इक्वेशन में रखिए। क्या कीजिए, P का मान समीकरण में रखने पर मान उठा के इस इक्वेशन 1 में रखिए, तो रखिए तो हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर P की जगह आपको क्या रख देना है, 5C रख देना है, तो 5C का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए यह स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर 5 5 25C स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा Q स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर बटे 5, 5 करने 5, 5 5 25, तो Q स्क्वायर बराबर आ गया 5C स्क्वायर। इसको इधर कर दीजिए तो C स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर बटे 5। C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। अब इससे आपको यह बात पता चल रही होगी कि जो ये C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटा 5 आया है, और यहाँ पर देखिए जो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5 आया था, यहाँ पर जो P था उसको 5 ने काटा था, यहाँ पर जो Q है इसको भी 5 ने क्या किया है, काटा हुआ है। तो काटा है, जिस तरह से यहाँ पर था Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5, तो क्या हुआ था कि अगर 5 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। उसी तरह से C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे 5, अगर 5 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर लिख लीजिए कि चूंकि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 5 यहाँ पर P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 P को भी विभाजित किया, 5 यहाँ Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 Q को भी विभाजित किया। इसका मतलब है कि 5 P में भी आ रहा है, 5 Q में भी आ रहा है, मतलब कि 5 जो है P का भी एक P और Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो 5 अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो यह क्या है, यह परिकल्पना हमारी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए हमने माना था कि P तथा Q सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्या होने के नाते सहअभाज्य संख्या है, इसलिए इसका HCF कितना होगा, इसका एक उभयनिष्ठ, थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए, गुणनखंड एक के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है। ठीक है, P और Q सहअभाज्य संख्या है, इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक के अलावा हमको 5 भी मिल गया, एक के अलावा हमको 5 भी मिल गया। तो ऐसा क्यों मिला है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक के अलावा 5 भी गुणनखंड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी जो परिकल्पना थी ना कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत थी। हमने करनी में 5 एक परिमेय संख्या मानी थी, इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि करनी में 5 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो लिख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि
एक के अलावा P तथा Q का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त होता है। एक के अलावा क्या होता है कि एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त होता है, वही एक के अलावा 5 हमको मिल गया है। इसलिए यह एक विरोधाभास प्रकट करता है। इसलिए यह एक विरोधाभास प्रकट करता है। अब यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा इसको लिख लीजिए। विरोधाभास प्रकट करता है तो क्या हो जाएगा, इसलिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपने सिद्ध कर दिया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको जैसे पहले वाला क्वेश्चन आप सॉल्व किए थे उसी तरह से ये भी है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब तो आप सॉल्व करना बहुत आसानी से जान गए हैं। तो मान लीजिए कि माना जो है 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या होगा तो हम इसको 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है तथा P और Q सह अभाज्य संख्या है। इतनी बात तो लिखी जा सकती है। अब क्या कीजिए, इसका पक्षांतर कीजिए। ये इधर आएगा, नहीं तो इसको इधर ही रहने दीजिए। क्या कीजिए, 2 कड़ी में 5 इसको उठाकर इधर भेजिए तो जाएगा, तो हो जाएगा P/Q - 3। ये प्लस में 3 है, इधर जाएगा, इस पक्ष में जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब इसको भी इधर ही भेजिए तो हो जाएगा कड़ी में 5 बराबर P/Q - 3। अब ये दो जो है जब इधर पक्षांतर होगा तो यहाँ गुणे के रूप में इधर आएगा तो भाग कर जाएगा, तो भाग करेगा तो इसके साथ भी करेगा /2Q हो जाएगा, और इसके साथ भी जाएगा तो /3/2 हो जाएगा। ये दो जो है इधर भाग करेगा तो P/2Q हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणे के रूप में इधर जाएगा तो ये भाग के रूप में बन जाएगा। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि कड़ी में 5 बराबर P/2Q - 3/2। यहाँ पर ये वाले जो संख्या, ये दोनों की दोनों जो है हमको परिमेय संख्या मिली है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इधर P/2Q - 3/2 जो है हमको परिमेय संख्या मिली है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो देखिए P/Q के रूप में है, ये दोनों जो है P/Q के रूप में है, और Q का मान भी यहाँ 0 नहीं है। Q का मान भी 0 नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका 2Q है, यहाँ पर 2 है, तो Q का मान भी 0 नहीं है। और अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि कड़ी में 5 जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर हम इसको शब्दों में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, कड़ी में 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे लिख लिए कि अपरिमेय बराबर है किसके, ये पूरी की पूरी परिमेय संख्या है, बराबर है किसके, परिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या है जो है
अपरिमेय संख्या बराबर है परिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या के कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बराबर होगा तो या तो परिमेय संख्या के बराबर होगा और अपरिमेय संख्या बराबर होगा परिमेय संख्या के। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दो लोग आपस में बराबर हों और बराबर भी हों और उनके अंदर भिन्नता भी हो, इस तरह का हो ही नहीं सकता। बराबर है और भिन्नता भी है तो बराबर कैसे हुए? तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, या तो यह अपरिमेय हो या तो यह अपरिमेय हो। और अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि कर्ण 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो परिकल्पना यहाँ पर है ना, ये वाली जो परिकल्पना है यह हमने गलत मानी हुई है। तो इसको लिख लीजिए कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर बराबर हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी कल्पना गलत है। इसलिए तीन प्लस 2 कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी आप लोगों ने सिद्ध कर लिया, सिद्ध किया जा चुका। बस आपको यही ध्यान देना था, क्योंकि अभी अभी इसके पहले वाले सवाल में कड़ी में 5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध किया जा चुका था। इस हिसाब से यह भी क्या होनी चाहिए? अपरिमेय होनी चाहिए, लेकिन यह तो परिमेय मिला, यह अपरिमेय मिला, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। और बराबर हुआ है तो कैसे हुआ है? यहाँ पर बराबर दिखाई दे रहा है, तो कैसे हुआ है? क्योंकि हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी, हमने तो परिमेय मान लिया था, इसीलिए तो बराबर आई है। तो यह इस शब्द का जो है ना, यह विरोधाभास प्रकट कर रहा है। इसीलिए 3 धन 2 कर्ण 5 जो है एक अपरिमेय संख्या होगी। तो उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और अच्छा लगा हो, समझने में थोड़ी भी समस्या ना हुई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड हमने शुरू में ही बताया है कि पूछता ही है, हर साल किसी न किसी रूप में पूछता है। तो अगर आपने कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लिया, कड़ी में 2 कड़ी में 3 इस तरह से भी पूछता रहता है, तो आसानी से आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, इसके बाद से आगे कुछ सवालों को लगाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।